हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं एस्से 250। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा एस्से है और बहुत ही जल्दी हम मेजरली पूरे एस्से को याद ही कर लेंगे। है इस एस्से में कुछ भी नहीं खास, छोटा सा एस्से, एस्से 250 और एक आपका प्रोफेशनल एथिक्स का टॉपिक विच इज़ नोक्लार, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। काफ़ी सिमिलर सा है। तो आज की ही वीडियो में हम एस्से 250 भी कर लेंगे, नोक्लार भी कर लेंगे, दोनों के बीच के डिफरेंसेस को भी समझ लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा दूंगा जिससे आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि अब एस्से 250 की तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, हम ये करने वाले हैं अपनी बुक से। हमारी बुक सिर्फ 230 पेजेस की है, 230 पेजेस। ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बुक करी है जिससे कि आप लास्ट डे पे परेशान हो जाओ, और ना ही बहुत छोटी बुक करी है कि मैंने दुनिया भर का कंटेंट काट दिया हो या फिर हेडिंग्स डाल दी हो। बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच में मैंने अपने नोट्स बनाए हैं जो कि आपको आज की वीडियो में दिख जाएगा। सब कुछ कवर करा है आईसीआई सिलेबस का, जितना भी रेलिवेंट आपके एग्जाम के लिए है, जितना भी शॉर्ट करा जा सकता है, कंटेंट को ना काटते हुए, हेडिंग्स के अलावा अंदर का कंटेंट भी डालते हुए, हर एक चीज़ जहां से क्वेश्चन बन सकता है, छोटे छोटे पॉइंट्स, हर एक चीज़ इस नोट्स में कवर है। तो आप इन नोट्स पे पूरा भरोसा करके आराम से अपने सीए फाइनल के पेपर निकाल सकते हैं, ये मेरी गारंटी। ठीक है जी, चलिए अब हम फटाफट से शुरू करते हैं एस्से 250 लॉज एंड रेगुलेशंस। और देखो, इन नोट्स की खास बात सिर्फ यही नहीं है कि ये छोटे भी हैं, इनमें तुम्हारी मदद के लिए कुछ कुछ चीज़ें भी डाली हुई, जैसे कि ये चार्ट। अब ये चार्ट तुम पढ़ोगे, तुम्हारा पूरा एस्से 250 क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पहली बारी में ही, चाहे तुम्हें आज से पहले आता है और चाहे नहीं आता। ठीक है जी, देखते हैं क्या बोलता है ये। एस्से 250 बात करता है अबाउट कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। एक कंपनी के ऊपर दुनिया भर के लॉज एंड रेगुलेशंस लगते हैं। भारत में सबसे बड़ी समस्या यही है कि भैया बंदूक लेने के लिए कम नियम कायदे कानून आप पे लागू होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा। तो यही हमारी विडंबना है, बट लेट इट बी। एक एंटिटी पे दुनिया भर के लॉज एंड रेगुलेशंस लगते हैं। अब हम कौन हैं? हम तो ऑडिटर हैं सर। हमारा काम है एज अ ऑडिटर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ लॉज का तो डायरेक्ट इफेक्ट दिखता है और कुछ लॉज का इफेक्ट डायरेक्टली नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट है, कॉर्पोरेट लॉ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जीएसटी है, लेबर लॉज है। तो इनकम टैक्स का अमाउंट आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखता है, जीएसटी का अमाउंट आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखता है। आपके अकाउंट्स बनते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कॉर्पोरेट लॉ के डिस्क्लोजर्स के साथ। लेबर तनख्वाह कितनी दी, पीएफ कितना कटा, ईएसआई कितना कटा, ग्रेच्युटी का अमाउंट कितना है, ये सारी चीज़ें फिगर्स की फॉर्म में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखती है। तो हम बोलते हैं कि ये डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉज हैं, वो लॉज जिनका डायरेक्ट इफेक्ट दिख रहा है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अब कुछ ऐसे भी लॉज होते हैं जिनका कोई इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो एटलीस्ट नहीं दिखता, जैसे कि सर, जैसे कि बेटा पोल्यूशन एक्ट, जैसे कि चाइल्ड लेबर एक्ट। क्या तुमने 11वीं क्लास से आज तक जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट बनाई है, उसमें कहीं जिक्र किया है कि कंपनी इतना मेट्रिक टन पोल्यूशन वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर रही है? क्या तुमने कहीं मेंशन किया कि भैया कंपनी में इतने चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं? नहीं। लेकिन ये लॉज भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर कल को कंपनी पकड़ी जाती है कि भैया तुम पोल्यूशन लॉज का पालन नहीं कर रहे, तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। चाइल्ड लेबर में डायरेक्टर को जेल हो सकती है। तो ये भी बहुत खतरनाक लॉज हैं, वायलेशन इनका भी सहन नहीं किया जा सकता। अगर डायरेक्टर को जेल होगी तो कंपनी के गोइंग कंसर्न पे खतरा आ सकता है। पोल्यूशन लॉ की वजह से आपका लाइसेंस छीन लिया गया तो आप ऑपरेट कैसे करोगे? कंपनी के गोइंग कंसर्न पे खतरा आ सकता है। और अगेन, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत अफेक्ट कर सकते हैं। बस दो ही तरीके के लॉस, एक जिनका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डायरेक्टली दिखता है फिगर्स की फॉर्म में, दूसरे वो जिनका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डायरेक्टली नहीं दिखता बट दोज आर फंडामेंटल टू द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, दोनों ही लॉस के बारे में ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है। तुम मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब भी चेक करने जाते हो तो तुम्हारा काम क्या होता है? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है तसल्ली लेना और तसल्ली देना, रीजनेबल अश्योरेंस लेना और सामने वाले को रिपोर्ट देना। रीजनेबल अश्योरेंस लेने के लिए तुम क्या ऑब्टेन करते हो? एविडेंस। तुम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जितनी भी फिगर होती है, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो एक्सपेंस है, चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे वो कुछ भी है,
तुम उसके लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेते हो, और वही तुम्हारी जिम्मेदारी है डायरेक्ट लॉस के लिए भी कि तुम इनकम टैक्स के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लोगे, तुम जीएसटी के लिए, तुम डिस्क्लोजर्स के लिए, तुम पीएफ ईएसआई के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लोगे। जो लॉज सीधा सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तुम्हें दिख ही रहे हैं, उनके लिए तुम सीधा सीधा नॉर्मल प्रोसीजर्स फॉलो करोगे और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लोगे। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस अबाउट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है जी। फिर कह रहा है इससे पहले कि ऑडिटर एविडेंस ले, उसको पता होना चाहिए कि एंटिटी पे कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, क्या एंटिटी किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, किस सेक्टर में ऑपरेट करती है, एंटिटी पे कौन सा लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, प्लस एंटिटी को भी तो समझ में आता है ना कि भाई हमें ये सब कंप्लाई करना है, तो एंटिटी ने क्या फ्रेमवर्क बना रखा है, क्या प्रोसेस बना रखी है, जिससे एंटिटी को तसल्ली रहती है कि भैया हम सारे लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई कर रहे हैं। एज एन ऑडिटर हमारा काम ये नहीं है कि हम लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कराएं, हमारा काम है चेक करके बताना कि इनने करा है कि नहीं करा है। लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना किसका काम है? मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट ने क्या फ्रेमवर्क बना रखा है हम वो भी समझेंगे। ठीक है जी। फिर दूसरी तरह के लॉज पे आते हैं जिनका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, पर जिनको फॉलो करना इज फंडामेंटल टू द ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी है सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स करना। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स। कौन से होते हैं सर स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स? सिर्फ 2 प्रोसीजर्स करता है उन लॉज के लिए जिनका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। कौन से 2 प्रोसीजर्स सर? आई स्क्वायर। कौन से सर? आई स्क्वायर बोले तो इंक्वायरी करता है मैनेजमेंट से, पूछताछ करता है कि भैया तुम कैसे फॉलो कर रहे हो, क्या प्रोसेस बना रखी है, एंड इंस्पेक्टिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर डिपार्टमेंट से कोई बातचीत हुई है, डिपार्टमेंट ने कोई चिट्ठी भेजी है कि भाई तुम ये चीज़ नहीं कर रहे हो, तुम कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है, केस करा है, उन ईमेल्स को, चिट्ठियों को पढ़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेगा। दिस इज इंस्पेक्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस इफ एनी विद द रेलिवेंट लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अगर रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग अथॉरिटीज से कोई बातचीत हुई है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोई चिट्ठी आई है, कोई मेल भेजा है, तो वो सारी चीजें ऑडिटर इंस्पेक्ट करके चलेगा। बस 2 प्रोसीजर्स स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा। कौन से 2? इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। ठीक है जी। इन्हीं तक, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन तक ही उसकी जिम्मेदारी सीमित है। ये वो लॉज हैं जिनका एक मटेरियल इफेक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अगर कोई ऐसा लॉ है जिसका मटेरियल इफेक्ट हो ही नहीं सकता, बस खाली 500 रुपये की पेनल्टी है, ना डायरेक्टर को जेल है, ना गोइंग कंसर्न पे खतरा है, तो उसके लिए ऑडिटर इतना कंसर्न्ड नहीं रहेगा, है ना। ठीक है जी। फिर एसए 250 लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है एसए 250 सिर्फ ऑडिट पे एप्लीकेबल होता है। हमें पता चल रहा है यार एसए है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट है, तो ये सिर्फ ऑडिट की बात करता है, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात नहीं करता। अगर मैनेजमेंट ने तुमको स्पेसिफिकली सिर्फ लॉज और रेगुलेशंस का कंप्लायंस चेक करने बुलाया है, टू टेस्ट एंड रिपोर्ट सेपरेटली ऑन कंप्लायंस, उस पे भी एसए 250 एप्लीकेबल नहीं है। जब तुम ऑडिट करने जाओगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने जाओगे, सिर्फ तब आपका एसए 250 लगेगा। बात समझ में आती? ठीक है जी। फिर ये ज्ञान दे रहा है बेसिक सा, कह रहा है कुछ एंटिटीज जो बहुत रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है उन पे दुनिया भर के लॉज लगते हैं, बैंक है, इंश्योरेंस है। कुछ एंटिटी पे सिर्फ नॉर्मल ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लॉज लगते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है जी। अगर आपने ऐसे लॉज का नॉन कंप्लायंस किया जो कि डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दिखाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, आपको फाइन लग सकते हैं, आपके ऊपर केसेस हो सकते हैं, और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसके बाद एक अच्छा खासा इफेक्ट आ सकता है। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करके चलना। किसकी जिम्मेदारी है सर? मैनेजमेंट की। ये बता रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। इंश्योर करो हर एंटिटी के ऑपरेशंस कंडक्ट हो रहे हो एज पर लॉज एंड रेगुलेशन। अब अंबानी जी की जिम्मेदारी है रिलायंस सारे लॉज रेगुलेशंस फॉलो करे। तो क्या अंबानी जी सारे दिन दूरबीन लेके बैठे रहेंगे कि भाई वो आदमी लॉ रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा, वो आदमी लॉ रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा? ऐसा तो नहीं करेंगे। अंबानी जी क्या करेंगे? एक सेट पॉलिसी और प्रोसीजर बनाएंगे, एक प्रोसेस बनाएंगे, जिससे कि उन्हें तसल्ली रहे कि हाँ भैया सारे लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। अब ये बता रहा है
कि मैनेजमेंट क्या पॉलिसीज बना सकती है जिससे कि मैनेजमेंट को तसल्ली रहे कि सारे लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। पहला, लीगल रिक्वायरमेंट्स को मॉनिटर करते रहे कि भैया कोई नया लॉ आया क्या, कोई नया रेगुलेशन आया क्या, है ना, और देखे कि भैया सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी मीट हो रही हो। इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम लगाए, मेकर चेकर सिस्टम लगाए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज लगाए, लीगल काउंसिल को एंगेज करे, सॉफ्टवेयर लगवाए नया, कुछ भी करे। एक कोड ऑफ कंडक्ट, इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जिसमें रूल्स लिखे जाए कि भैया आप सभी को ये रूल्स फॉलो करने हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी नाम से एक लॉ है जिसमें वो बताता है कि भैया वर्कर अगर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो उनको ये सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना है, जिसमें पता होता है कि भैया देखो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये अगर खाली हो जाए तो बदलवाना है। कंपनी में 2 इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, सीढ़ियों के पास बिजली वाले मीटर नहीं लगे होने चाहिए। तो कंपनी देखिए पहले तो कि सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस टाइम टू टाइम होता है कि नहीं, कोई नए लॉज आते हैं तो उसको इनकॉर्पोरेट करे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, सबको बताए कि भैया एम्प्लॉइज सुन लो, जब भी कंस्ट्रक्शन का काम करोगे तो सर पे टोपी होनी चाहिए और सेफ्टी गियर तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, ग्लव्स तुमने पहने होने चाहिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है, प्लस में सबको ट्रेन भी करना है उस कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर ताकि सबको समझ में आए। फिर कंप्लायंस मॉनिटर करना है कि भैया हर कोई कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से काम कर रहा है ना। कोई अगर एम्प्लॉय दिख गया बिना सेफ्टी गियर के, बिना टोपी पहने हुए, तो उसको तुरंत डांट पड़वाओ या फिर उसको हटा दो कि भैया तू इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा, तू ये सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है जी। लीगल एडवाइजर्स को एंगेज करो। अरे भैया लॉ रेगुलेशन की बात हो रही है तो लॉयर से बेटर कौन समझ पाएगा, तो उनको एंगेज करो, उनसे पूछो कि भैया देखो सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का हम कंप्लाई कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। एक रजिस्टर मेंटेन करके रखो कि भैया हमारे ऊपर ये सारे लॉ रेगुलेशन लगते हैं, और अगर कोई कंप्लेंट आती है चाहे थर्ड पार्टी से चाहे रेगुलेटर से, उसको उस रजिस्टर में नोट डाउन करके रखो कि भैया हमें अगली बार से ये कंप्लेंट नहीं चाहिए, इसको फटाफट से ठीक करो। बात समझ में आती है? लो दिखाओ, क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि एक कंपनी है पीक्यू लिमिटेड, उसका सीएफओ है सीए जैज। अब सीए जैज कंसर्न्ड है अबाउट द कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन कि कंपनी सारे लॉज का पालन कर रही है कि नहीं कर रही। वो इंप्लीमेंट करना चाहता है ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जिससे उसकी मदद हो और नॉन कंप्लायंस हो ही ना कंपनी में। तो आप जरा सर उसको एग्जाम्पल्स दे दो कि क्या क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर्स वो लगा सकता है। तो आप सीए साहब उनको एग्जाम्पल्स दे देना कि सुन भाई सीए जैज, ये 6 पॉइंट्स तू कंसिडर कर ले, ये सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स तू लगा सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट बना सकता है, सबको एजुकेट कर दियो, देखियो सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, लीगल एडवाइजर्स को एंगेज कर लियो, मॉनिटर करता रहियो लीगल रिक्वायरमेंट्स को, रजिस्टर बना लियो, कंप्लेंट्स डालता रहियो। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वो बना सकता है ताकि उसको तसल्ली रहे कि हाँ वो सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। फिर ये कहते हैं ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है। अरे अभी तो पढ़ के आए, अभी तो जो मैंने चार्ट बनाया था उसमें पढ़ के आए। कह रहा है ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है नॉन कंप्लायंस से बचाना, वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? 2 कैटेगरी ऑफ लॉस की बात करी थी। पहले वो जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आता है, जैसे कि टैक्सेशन लो, लेबर लो, उसके लिए क्या जिम्मेदारी थी? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना। ठीक है जी। दूसरे लॉस कौन से थे? जिनका इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है, लेकिन स्टिल उनका कंप्लायंस करना फंडामेंटल है। अदर लॉज एंड रेगुलेशंस जिनका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है लेकिन उनका कंप्लायंस फंडामेंटल है टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, टू अवॉइड मटेरियल पेनल्टीज और टू अवॉइड डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। उसके लिए ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी थी? क्या करना? स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स करना। कितनी तरीके के थे स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स? 2 तरीके के। कौन से? इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। तो देखो जी, इसकी क्या जिम्मेदारी है? लिमिटेड टू अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स टू हेल्प नॉन कंप्लायंस। और ये अलर्ट रहे कि क्या इसकी नज़र में ऐसा कुछ आ रहा है, क्या इसको कहीं से इशारा मिल रहा है कि शायद एंटिटी ने उन लॉज का नॉन कंप्लायंस किया है। ठीक है जी। अगला फिर ये कह रहा है ऑडिटर सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस नहीं पकड़ सकता। हालांकि लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस ऑडिटर नहीं पकड़ सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता? क्योंकि देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। साहब क्या करें, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम में आते ही नहीं। पोल्यूशन लो, चाइल्ड लेबर लो, फायर डिपार्टमेंट वाला एक्ट हो गया, है ना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया, ऐसे दुनिया भर के लॉज हैं। जब हम ऑडिट करने जाते थे तो 2-2 हज़ार लॉज की लिस्ट आती थी बड़ी बड़ी कंपनी की। मैंने तो लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट किया ना, तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, हर स्टेट में अलग लॉ होता है। ऐसे दुनिया भर के लॉ होते हैं जिनके बारे में ऑडिटर को पता ही नहीं होता।
तो हर लो का नॉन कंप्लायंस तो वो नहीं ढूंढ सकता। दूसरी बात, अगर उन्होंने जानबूझ के नॉन कंप्लायंस किया है तो उन्होंने छुपाया भी होगा। नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व कंडक्ट डिजाइन टू कंसील इट, उन्होंने जानबूझ के नॉन कंप्लायंस किया है, छुपाया होगा तो हम शायद पकड़ नहीं पाए, क्योंकि अगर उसने जानबूझ के छुपाया है तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। एंड तीसरा, कई बार ये पता लगाना कि नॉन कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ मुश्किल हो जाता है। दिस इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ कोर्ट डिटर्मिनेशन, कोर्ट आपको दोषी ठहरा सकता है, ऑडिटर नहीं। तो यहां भी ऑडिटर मात खा जाता है, यहां भी इसीलिए भी हम 100% तसल्ली नहीं दे सकते कि सारे लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो हुए ही हुए हैं। लाओ जरा देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस व्हाई द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर फार ग्रेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। कह रहा है इससे 200 में हमने एक इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ी थी और एक आज पढ़ी है लॉज एंड रेगुलेशन वाली। डिस्कस करो कि क्यों लॉज एंड रेगुलेशंस का भी वो 100% कंप्लायंस डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये वाली इनहेरेंट लिमिटेशंस को ज़्यादा ही पढ़ी। तो आपने बता दिया कि दुनिया भर के लॉज हैं, हो सकता है उन्होंने छुपाया हो, और ये तो लॉ का काम है, कोर्ट का काम है डिटरमाइन करना कि सच में लॉ और रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ। अगला है ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। ऑडिटर क्या करेगा, छोटा सा डायग्राम है, देखो अभी याद हो जाएगा। सबसे पहले जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेगा, किस चीज के बारे में, एंटिटी के लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बारे में, और समझेगा कि एंटिटी कैसे कंप्लाई कर रही है। एंटिटी के लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, उस क्या क्या फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, और देखेगा कि एंटिटी कैसे कंप्लाई कर रही है। फिर अंडरस्टैंडिंग ले ली, 2 तरह के लॉज मिलेंगे, एक डायरेक्ट लॉज, एक इनडायरेक्ट लॉज। डायरेक्ट लॉज के लिए वो क्या करेगा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेगा। इनडायरेक्ट लॉज के लिए वो क्या करेगा, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करेगा। इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से और इंस्पेक्शन करेगा कॉरेस्पॉन्डेंस विद द डिपार्टमेंट। ये कह रहे हैं कि भैया चौकन्ना रहेगा, अलर्ट रहेगा कि क्या कहीं से भी उसको शक हो रहा है कि शायद इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया है। ये तो हमेशा ही रहता है, शक तो उसको हमेशा ही रहता है, चौकन्ना तो वो हमेशा ही रहता है। और लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट लिख के दे दो कि तुम्हें जितने भी नॉन कंप्लायंस पते थे तुमने हमें सारे बता दिए हैं, तुम्हें जितना भी शक था तुमने हमें सारा बता दिया, तुम्हें अगर कोई कंप्लेंट मिली तो तुमने हमें सब बता दिया है, ये सब लिख के दे दो। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि ऑडिटर चौकन्ना रहे, उसे शक ना हो। क्या उसे कोई इशारा मिल रहा है, कहीं से कोई अंदेशा मिल रहा है कि शायद नॉन कंप्लायंस हुआ है? तो अंदेशा कैसे मिल सकता है, ये देखो ऐसे मिल सकता है। अगर आपकी कंपनी ने किसी रेगुलेटरी बॉडी ने, अगर आपकी कंपनी पे किसी रेगुलेटरी बॉडी ने रेड मारी है, ईडी ने रेड मारी है, तो उनको शक हुआ होगा कि भैया तुम पैसा चोरी कर रहे हो, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, कुछ तो चोरी कर रहे हो, इनकम टैक्स चोरी कर रहे हो, तभी तो वो आए। तो ऑडिटर भी चौकन्ना हो जाए कि भैया शायद तो इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया है। अगर आप अनस्पेसिफाइड सर्विसेज की पेमेंट दे रहे हो टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी बाबू को घूस खिला रहे हो, मतलब आप दिखा नहीं रहे हो कि क्या सर्विस है, पर घूस खिला रहे हो, घूस खिलाते तो ही नहीं दिखाते, तो मतलब आपने पक्का कोई नॉन कंप्लायंस किया है ना। कुछ ज्यादा ही कमीशन दे रहे हो, परचेज प्राइस या तो आपका बहुत ज्यादा बड़ा है या फिर बहुत ही कम है, या तो आप देखो नॉन कंप्लायंस विद लॉज होगा, कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हो, कुछ कानून के दायरे से बाहर जाके काम कर रहे हो, तो ही पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, या फिर जो चीज़ सबके लिए अवेलेबल नहीं है, या फिर बहुत ही घटिया चीज़ है जिसको कोई नहीं खरीद के राजी, उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी, डिमांड है नहीं, उसको आप खरीद रहे हो तो आपका परचेज प्राइस बहुत कम आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों से उसको अंदेशा हो सकता है कि शायद एंटिटी नॉन कंप्लायंस कर रही है। आप लॉयर को कुछ ज़्यादा ही फीस दे रहे हो, 5-5 लाख रुपए महीने के दे रहे हो रिटेन करने के। क्यों भैया? आपने पूछा सर वो काम बहुत अच्छा करता है, आप भी करोगे तो आपको भी देंगे। अबे अच्छा काम करता है तो किस चीज़ में करता है? केस चल रहे होंगे, बहुत सारे केस होंगे तभी तो करता है। केस कौन से हैं वो बताओ, नॉन कंप्लायंस तुमने किया है। बहुत ज़्यादा ही ट्रांजैक्शन है टैक्स हेवन कंट्रीज में, केमन आइलैंड, मॉरिशस में बहुत ज़्यादा ही ट्रांजैक्शंस कंपनी कर रही है, तो मतलब छुपा रही है कुछ ना कुछ, तो सामान कहीं से मंगा रही है और पैसा कहीं भेज रही है। इंफॉर्मेशन सिस्टम पकड़ ही नहीं पा रहा, एविडेंस ही नहीं मिल पा रहा उसमें से, और मीडिया में कुछ बातें चल रही हैं कि भैया कंपनी ने कुछ तो फ्रॉड किया है, तो यहाँ से इसको शक हो सकता है कि शायद कंपनी ने कोई तो नॉन कंप्लायंस किया है, पकड़ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 15, मजा आ रहा है, याद हो रही हैं चीजें? वीडियो को जरा लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना। R&M company wants to be alert to the possibility of non-compliance with the laws and regulation during the audit of SRS Limited. R&M seeks your guidance for identifying
द इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। ये दोनों आपसे सलाह मांगते हैं कि भैया कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि नॉन कंप्लायंस हुआ है। ये रहे आपके इंडिकेटर्स। अच्छा, अब अभी तक तो शक की बात करती कि भैया चौकन्ना रहे, यहाँ से पता लग सकता है। अब वो कह रहा है कि भैया लग गया पता, हो गया वो अवेयर, उसको पता लग गया कि भैया कोई तो नॉन कंप्लायंस हुआ है। अब क्या करे, अंडरस्टैंडिंग ले कि भैया क्या कांड इन्होंने करा है, प्लस इसका क्या इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ जाता है। क्योंकि एट द एंड अल्टीमेटली है तो हम ऑडिटर ही ना, देखेंगे तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही ना, तो इवैल्यूएट करें कि क्या कांड किया है और इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या आ रहा है। अच्छा, ऐसा तो जरूरी नहीं होगा कि हर बार पता लग ही जाएगा कि लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस किया है। उसको शक हो रहा है, बहुत तगड़े वाला कि भाई कुछ तो इनने किया है। तो जाके मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू से बात करो कि भैया तुमने क्या किया, तू बता दे, कुछ तो तुमने गड़बड़ किया, मेरे को अंदेशा हो रहा है, तू बता दे। अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो फिर आप लीगल एडवाइस लो, लॉयर के पास जाओ। अगर आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाती है तो देखो भैया ओपिनियन में क्या देना है, क्लीन ओपिनियन देनी है कि नहीं देनी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है, ओपिनियन पे इफेक्ट देख लो। एंड लास्ट में देखो कि अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, एक झूठ छुपा रहे हैं, तो मतलब इनने पहले जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस दी है उसमें भी इनने कुछ झूठ बोला होगा, मतलब इनने कुछ तो घपला कर रखा है। तो शायद मैंने सोचा था कि रिस्क 10% है, पर रिस्क एक्चुअल में 10% है नहीं, इनने कुछ तो घपला कर रखा है, रिस्क तो भैया ज्यादा होगा। तो इवैल्यूएट करो कि क्या रिस्क पे और उनकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे से आपका भरोसा उठता जा रहा है, क्या आपको री इवैल्यूएट करने की जरूरत है क्या। फिर अब आपको शक है या आपको मिल गया है कोई ना कोई नॉन कंप्लायंस, तो सबसे पहले किसके पास जाओगे, 3 लोग हैं, टीसीडब्ल्यूजी के पास जा सकते हो, अपनी रिपोर्ट में बता सकते हो, और देखो कि क्या आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना है क्या। टीसीडब्ल्यूजी के पास जाओगे तो इन्हें बताओ कि भैया क्या दिक्कत लग रही है, मेरे को या तो शक हो रहा है या फिर मेरे को मिला है नॉन कंप्लायंस। अगर नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल है, मटेरियल है, जल्दी से जल्दी टीसीडब्ल्यू के पास जाओ। तुम्हें लगता है टीसीडब्ल्यू भी मिली हुई है, उससे और भी ऊपर कोई हायर अथॉरिटी है जैसे कि ऑडिट कमेटी या बोर्ड है, तो उसके पास जाओ। अगर कोई और हायर अथॉरिटी नहीं है तो लीगल एडवाइस लो, जहां भी फंस जाता है लीगल एडवाइस लो। बात समझ में? पता है मैनेजमेंट ने किया है तो टीसीडब्ल्यू के पास जाओ, टीसीडब्ल्यूजी मिली हुई है तो और हायर अथॉरिटी के पास जाओ, और हायर अथॉरिटी नहीं है तो फिर लीगल एडवाइस लो। ठीक है, रिपोर्ट में तो क्या देखो, अगर उसने कंक्लूड कर लिया यानी कि उसके पास एविडेंस है कि भैया इनने नॉन कंप्लायंस किया है, तो 2 तरह के ओपिनियन दे सकता है, तो क्वालिफाइड या एडवर्स। इंपैक्ट अगर परवेसिव है तो एडवर्स दे देगा, इंपैक्ट अगर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड देगा। अब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं दे रहे, तो क्या इंपैक्ट डालेगा, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। इंपैक्ट अगर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, इंपैक्ट अगर परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। अगर रिपोर्ट्स में कोई दिक्कत है तो एसए 705 की वीडियो देख लेना, एकदम चुम्मा हो जाएगी तुम्हारी रिपोर्टिंग वाली सारी चीजें, आराम से कवर हो जाएगा। सारी चीजें याद करा रखें कि कौन से फैक्टर्स होते हैं तो कौन से ओपिनियन आती। अगर वो डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहा कि भैया नॉन कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, क्यों, मैनेजमेंट मना नहीं कर रही, मैनेजमेंट तो गाय आदमी है, कुछ और ही दिक्कत आ गई है, बाढ़ आ गया, अब उधर जा नहीं सकते, रिकॉर्ड्स आपको मिल नहीं पा रहे, चक्का जाम हो गया, दंगे फसाद चल रहे हैं, कुछ तो हो गया, लेकिन आपको रिकॉर्ड्स नहीं मिल पा रहे, आपको एविडेंस नहीं मिल पा रहा, तो अब क्या करोगे, मैनेजमेंट कुछ नहीं कह रही, तो अभी साहब आप क्या ही कर सकते हो, आप देखो कि आपकी ओपिनियन पे क्या इंपैक्ट जाने वाला है। और एक चीज और वो कह रहे हैं कि भैया देख लो कि क्या आपको किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर रहे हैं क्या, और अगर करना है तो आप उसको रिपोर्ट करोगे, आप कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं गाओगे। अगर आपको नॉन कंप्लायंस मिलता है तो आप देखो कि क्या आपकी जिम्मेदारी है किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने की। एंड लास्ट इज डॉक्यूमेंटेशन, जहां जहां उसको नॉन कंप्लायंस का पता चला या फिर जहां जहां उसको शक है नॉन कंप्लायंस का, हर एक चीज डॉक्यूमेंट करके चल ले। उसने जो भी बातचीत करी होगी टीसीडब्ल्यू के साथ, मैनेजमेंट के साथ, और किसी तीसरी पार्टी के साथ, लीगल लॉयर के साथ लीगल एडवाइस लोगी, हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करके चलेगा। एंड हियर कंप्लीट्स योर एसए 250। कैसा लगा आपको एसए, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पे अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक नोक्लार की तरफ। नोक्लार क्या होता है जी? नोक्लार इज नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। इस छोटे से चार्ट से मैं आपको समझाता हूँ, अभी फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा। देखो जी, एसए 250 कहता है कि जब आप ऑडिटर बन के जाओगे सीए साहब, तो देख लेना कि एंटिटी ने लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया। नोक्लार क्या कहता है कि तुम सीए बन गए, नोक्लार पार्ट है प्रोफेशनल एथिक्स का, कोड ऑफ एथिक्स का, प्रोफेशनल एथिक्स का, तो ये तुम पे एप्लीकेबल होता है।
कंपनी की ऑडिट करने जाते हो तब नहीं, तुम पे, चाहे तुम सीए बन गए हो, इन सर्विस में हो, जॉब में हो, या फिर तुम प्रैक्टिस में हो, दोनों ही तरह पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन हर सीए पे नहीं होता। जब तुम थोड़ी ऊंची पोजीशन पे पहुंच जाते हो, अब तुम नौकरी करने जाओगे, वीडियोस देख रहे हो, सीए बनोगे, ऑडिटर बनोगे, फिर कंपनी में जाके नौकरी करोगे, तो वहाँ पे तुम्हारे ऊपर नोक्लार एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब तुम्हें सालों का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम प्रमोशन कर करके ऊपर पहुंच जाओगे, जब तुम एक सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन जाओगे ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, सीएफओ बन गए, सीईओ बन गए, सीएमओ बन गए, कुछ भी बन गए भाई, तुम एक सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन गए, डायरेक्टर या ऑफिसर बन गए, जिसका इन्फ्लुएंस है, जो डिसीजन ले सकता है, तब तुम्हारे ऊपर नोक्लार एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस की बात करें तो ऑडिट जब तुम करने जाते हो एक लिस्टेड एंटिटी का, यहां भी लिस्टेड एंटिटी है, यहां भी लिस्टेड एंटिटी है, क्योंकि लिस्टेड एंटिटी में लोगों का पैसा लगा होता है, तो नोक्लार चाहता है कि भैया लोगों का पैसा लगा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से काम करो। नोक्लार कहता है कि सर, टर्निंग अ ब्लाइंड आई इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अगर आपको पता चल रहा है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, कुछ तो ये फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, तो आपको एक्शन लेना है। कब कब? या तो आप जॉब में हो, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो फॉर लिस्टेड एंटिटी, या फिर आप ऑडिटर हो, प्रैक्टिस में हो, लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, 250 करोड़ या उससे ऊपर है। दोनों ही सिचुएशंस फुलफिल होनी चाहिए, लिस्टेड एंटिटी भी होनी चाहिए, 250 करोड़ या उससे ऊपर टर्नओवर भी होनी चाहिए। अब आपको पता लगता है कि भैया उस कंपनी की मैनेजमेंट, उस कंपनी की टीसीडब्ल्यूजी, या वो कंपनी खुद फ्रॉड करने वाली है। आपको पता लगता है कि आपका क्लाइंट, आपके क्लाइंट की मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, या कोई भी क्लाइंट से रिलेटेड बंदा फ्रॉड करने वाला है, तो आपको पता चल गया कि भैया फ्रॉड हुआ नहीं है, हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट से पैसे आए हैं 5 करोड़, अभी तक कंपनी के खाते में नहीं डले, और आपको पता लगता है कि भैया हफ्ते बाद ये पर्सनल खाते में जाने वाले हैं। आपको पता लगता है कि भैया क्लाइंट ने एक फेक सेल्स इनवॉइस बनवा ली है, सीरीज छपवा ली है, जो कि अब वो 1 महीने बाद से यूज करना शुरू करेंगे, ताकि उनकी अगले साल की जीएसटी की लायबिलिटी कम हो जाए। फेक सेल्स इनवॉइस उन्होंने बनवा ली है। तो अभी आपको पता लगा है, आपको पता लगता है कि भैया डायरेक्टर जो है अपने दोस्त के साथ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि एक्विजिशन होने वाली है, और उसके दोस्त ने शेयर्स बहुत सारे खरीद लिए, दैट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। आपको पता लग रहा है कि भैया उसका दोस्त मार्केट खुलते ही शेयर खरीदने वाला है। इसको बोलते हैं इमिनेंट ब्रीच, यानी कि अभी ब्रीच हुआ नहीं है लॉज एंड रेगुलेशंस का, लेकिन होने वाला है, और आपको पता लग गया। नॉन कंप्लायंस हुआ नहीं है, होने वाला है, आपको पता लग गया। नोक्लार बोलता है कि टर्निंग अ ब्लाइंड आई इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको लीगल एडवाइस लेनी है, और इसको बताना है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। जब आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बता दोगे तो वो क्या करेगी? एक सीज एंड डिजिस्ट का ऑर्डर पास करके रोक देगी, ताकि नॉन कंप्लायंस हो ही ना। रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे कि आरबीआई से बीसीए, जीसीजी, इन सबको देखो कि आपको किसको बताना है। बैंक में काम करते हो तो आरबीआई को बताओगे, लिस्टेड कंपनी है, नॉर्मल कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग में चेक करती है, सेबी को बताओगे, है ना। सरकारी कंपनी है, लिस्टेड है, तो सीएजी को बताओगे। किसको बताना है आप ये देखो, और लीगल एडवाइस लेके बता दो। क्या बोलता है जी नॉन कंप्लायंस? मैंने आपको बता दिया। देखो, सिर्फ इन्हीं चारों के फ्रॉड के केस में अगर इनके अलावा कोई और बंदा फ्रॉड कर रहा होगा, या फिर उनका कोई पर्सनल नॉन कंप्लायंस होगा, डायरेक्टर ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया चाकू मार के, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो उसका पर्सनल क्राइम है, पर्सनल लॉ का नॉन कंप्लायंस है। हम सिर्फ कंपनी से रिलेटेड नॉन कंप्लायंस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन और सस्पेक्टेड नोक्लार, ये कह रहा है किस किस पे एप्लीकेबल होगा। पहले तो ये देख लो, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो कि एक लिस्टेड कंपनी में काम करता हो, केएमपी हो, डायरेक्टर हो, अफसर हो, जो इन्फ्लुएंस बना सके और डिसीजन ले सके, उस पे। प्लस सर्विस वाला कौन सा? जो लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा हो और जिसकी नेटवर्थ लिस्टेड कंपनी की 250 करोड़ या उससे ऊपर हो, उस पे एप्लीकेबल होगा। किसने फ्रॉड किया? या तो क्लाइंट फ्रॉड करे, या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड करे। क्लाइंट की मैनेजमेंट या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी फ्रॉड करे, या और कोई इंडिविजुअल जो क्लाइंट के पास काम करता है, उनमें से कोई भी फ्रॉड करे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बताना। ये कहता है कि टर्निंग अ ब्लाइंड आई इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। नोक्लार का एक फायदा और भी है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अपनी जिम्मेदारी के बारे में समझ में आता है। अब
प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने हल्ला मचा दिया, कह रहे यार हम अपना काम करें कि तुम्हारा लॉ एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस देखते रहे, ये कोई बात थोड़ी होती है, हमें अपना बहुत काम होता है, हम कैसे देखेंगे 2000 लॉज होते हैं, हम कैसे देखेंगे कंपनी नॉन कंप्लायंस करिए। तो इनने क्लैरिफाई किया कि सुनो सुनो, आप अपनी सर्विस देते रहो, अपनी सर्विस के दौरान अगर आप एनकाउंटर करते हो कि भैया कोई तो नॉन कंप्लायंस होने वाला है या हो गया है, तो वो आके मेरे को बता देना। इन्वेस्टिगेट करने को हम नहीं कह रहे, पता लग गया तो बता देना। दूसरी बात, हम ये भी नहीं कह रहे कि सीए को एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जितनी एक्सपर्टीज उसको अपनी काम के लिए होनी चाहिए बस उतनी एक्सपर्टीज रखो, अलग से लॉ की किताबें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन ग्रेटर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एंगेजमेंट। फिर कुछ मैटर्स तो एक्सप्रेसली आउट ऑफ पर्व्यू होते हैं, कह रहा है पर्सनल मिसकंडक्ट, उसने चाकू मार दिया, वो आउट ऑफ है। इनकॉन्सिक्वेंशियल, जिसका कोई 500,000 पे 2,000 पे का कोई फ्रॉड करें, वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, वो बताने की जरूरत नहीं है। एंड अगर लॉ ने मना किया तो डिस्क्लोजर नहीं देना, ठीक है जी। ये कह रहा है एग्जाम्पल्स कवर्ड इन नोक्लार। नोक्लार में क्या क्या कवर्ड होता है, नॉन कंप्लायंस में क्या क्या, कोई फ्रॉड कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के साथ कुछ घपला कर रहा है, डेटा प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, टैक्स नहीं भर रहा, तो ये सब नॉन कंप्लायंस में आता है। क्या फर्क है नोक्लार और 250 में? 250 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑडिट एंड नॉट ऑन अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट, लेकिन ये लगता है नोक्लार लगता है सीए पे, वो लगता है ऑडिट पे, ये लगता है सीए पे। बात समझ में? फिर ये किसकी बात करता है, लॉज हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट एंड लॉज दैट डू नॉट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट। नोक्लार किसकी बात करता है? नोक्लार कहता है, नोक्लार एस से 250 के जैसा ही है, लॉज की बात करता है, पर ये कहता है कि ऐसा कोई नॉन कंप्लायंस कंपनी कर रही है जिससे कि किसी और को हार्म हो सके, जिससे कि किसी और का नुकसान हो, वो आके हमें बता देना। किसी और मतलब कौन? इन्वेस्टर का नुकसान हो, क्रेडिटर का नुकसान हो, एम्प्लॉइज का या जनरल पब्लिक का, किसी का भी नुकसान हो, वो आके हमको बता देना। ये नॉन कंप्लायंस नोक्लार बोलता है, ठीक है। यहां पर स्टेक होल्डर्स डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहां पर स्टेक होल्डर्स डिफाइंड है, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज और जनरल पब्लिक, बस ये 4 ही, इसके अलावा 5वां कोई नहीं, ध्यान रखना 4 ही। लास्ट, इमिनेंट ब्रीच का कोई प्रोविजन एस से 250 में नहीं है। इमिनेंट ब्रीच मतलब जो दिक्कत अभी हुई नहीं है, जो फ्रॉड अभी हुआ नहीं है पर वो होने वाला है, उसका प्रोविजन 250 में नहीं है। लेकिन नोक्लार उसकी बात करता है कि अगर कोई इमिनेंट ब्रीच होने वाला है, इनको नुकसान पहुंचाता है, तो आप पहले मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू के साथ डिस्कस कर लेना और फिर देखना कि क्या वो कर सकते हैं ताकि वो मैटर नहीं हो, या फिर रेगुलेटर को बता देना, ठीक है। डिस्क्लोज करो मैटर टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है? आपने टीसीडब्ल्यू के साथ बातचीत करी कि भैया देखो मेरे को ऐसी ऐसी बात पता चली है, उनने जो भी रिस्पोंड किया वो डॉक्यूमेंट कर लेना। आपने अपनी क्या जजमेंट्स ली कि भैया अब इसको आगे रिपोर्ट करना है नहीं करना, मैंने क्या बातचीत करी, मेरे को क्या पता चला, वो सब डॉक्यूमेंट कर लेना। एंड कैसे आपको लगता है कि भैया आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, वो डॉक्यूमेंट कर लेना कि साहब मैंने उनको रिपोर्ट कर दिया था और मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया था, या फिर मुझे लगा ये मैटर इनकॉन्सिक्वेंशियल है, या फिर मुझे लगा कि सब्सटैंशियल हार्म नहीं हो रहा है। आपने अपने आप को कैसे सेटिस्फाई किया कि भैया आपकी पब्लिक इंटरेस्ट की ड्यूटी पूरी हो गई है, ये हमें बता देना, ये डॉक्यूमेंटेशन आप करके चलना। दिस कंप्लीट्स योर एस से 250 एंड नोक्लार, दोनों चीजें बहुत ही फटाफट से। अभी हमें 33 मिनट हुए हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखा दिए, दोनों चीजें भी करा दी, चार्ट भी पढ़ा दिया। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सीए फाइनल ऑडिट विद चिराग आप सर्च कर सकते हो। क्लासेस अगर आपको चाहिए, क्वेश्चन वाला बैच अगर आपको चाहिए, तो आप akgclasses.com पे जाके एनरोल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा है 9817664456। आप मुझे जब मर्जी चाहे मैसेज कर दीजिएगा, आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, ठीक है जी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज लव यू ढेर सारा, बाय बाय। और कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ले आऊँगा, ठीक है जी। कैसी लगी वीडियो जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज।